अच्छा, जैन साहब नहीं, ओके, सेठी साहब और पायलट साहब भी तो आने वाले हैं, दोनों आ जाए उसके बाद करें तो आगे चलिए, आगे तो बाकी सारे एक्सपर्ट्स का। हाँ भाइयों, तो बताओ आप लोगों के हिसाब से इस बार अक्षय तृतीया पर गोल्ड वोल्ड की बिक्री ये सब पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा हुई है क्या? ज्यादा वाले कौन कौन लोग हैं? अच्छा, और कम वाले? अच्छा, ज्यादा वाले बंसल जी, कम वाले सेठी साहब है। ओके, जय मेहुल पालवे साहब, अच्छा कम। तो सेठी साहब कम होने की कोई खास वजह, दाम बढ़ना है या कोई और वजह? हाँ ना, बिल्कुल अनिल जी, दो कारण नजर आते हैं। एक तो दाम बढ़े हुए हैं तो उस कारण से हो सकता है थोड़ा डिमांड कम हुई होगी, और दूसरा इस बार जो अक्षय तृतीया का दिन था वो ऐसे माना जा रहा है कि मुहूर्त के हिसाब से कुछ कंफ्यूजन था, तो लोगों को कंफ्यूजन की वजह से कुछ बाइंग कम हुई है उस दिन। हाँ, कंफ्यूजन की वजह से अगर जैसे गोल्ड खरीद के दिलवाना हो सेठी साहब को तो 2 दिन आए तो बोले कल था, और वापस अगले जैसा आज लेना है तो आज नहीं कल है। अच्छा, बोले वो कैलकुलेशन गड़बड़, तो कल ही चली गई तो अब लेनी है। अच्छा, इस बीच में 2 जनों ने हाथ बिल्कुल खड़ा, दोनों में खड़ा नहीं किया बढ़ने में और गिरने। हाँ, वो है वागले साहब और कुणाल जी, ठीक है, करेक्ट। इनके साथ तो इनके हिसाब से इन्होंने पिछले साल भी नहीं खरीदा, इस साल भी नहीं खरीदा, और अगले साल भी नहीं खरीदा। बोला अभी ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहाँ सोना खरीद के दे ना दे बेटर हाफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी कुणाल जी। नहीं अनिल जी, सेम टू सेम अनिल जी, सेम टू सेम अनिल जी, जितना पिछले साल था उसी तरह के प्रदर्शन इस साल था। तो अनिल जी मेरा मानना है कि कोई चेंज नहीं है, तो नो चेंज के लिए अनिल जी हाथ खड़ा नहीं किया मैंने। ओके, मतलब लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी है ना, जितना हर साल खरीद रहे उतना खरीदा है। जी बंसल जी। जी अनिल जी, बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, मुहूर्त देखिए अनिल जी, जिसने अपनी वाइफ को गोल्ड खरीदवाया अनिल जी, उसके लिए तो गोल्ड की सेल बढ़ गई है। हाँ। और जो मतलब कि पिछली बार की तरह वाइफ को समझाता रहा कि सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, तो उसके लिए अनिल जी सेल फ्लैट है अनिल। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। देखो कोई कितना ही समझा ले, हमारे देश की महिलाएं बहुत समझदार है। गोल्ड मतलब गोल्ड मतलब गोल्ड ही है, ऐसे उनको पता है 60,000 का, इसलिए आप है ना बहाने बना रहे हो। बस ऐसा है। तो चलिए, अक्षय तृतीया पर ये विशेष कार्यक्रम 11:30 बजे आप जरूर देखिएगा। गोल्ड की खरीदारी और डिमांड पर रिकॉर्ड दाम, कैसी मांग, ये हमारा विशेष कार्यक्रम। आइए, एसपीएल के 2 खास मेहमान हैं हमारे साथ तैयार। पालिया साहब जुड़ चुके हैं, सेठी साहब भी आ चुके हैं, दोनों का स्वागत है। पालिया बिगुल के बाद करते हैं शुरुआत। गुड मॉर्निंग पालिया साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, शुरुआत करें अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी एफएसएल, फर्स्ट सोर्स लिमिट। ये स्टॉक में देखें तो काफी समय से स्टॉक को अगर हम मंथली वीकली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 महीनों से स्टॉक एक रेंज में, टाइट रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के नियर टर्म चार्ट पे सेटअप बने, हमें लगता है अभी ये स्टॉक में नियर टर्म चार्ट पे एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे होते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो एक काफी बड़े कंसोलिडेशन का एक रेंज बाउंड दायरे का अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट इसमें जो आ सकते हैं करीब 170-180 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल से अगर छोटा मोटा डिप मिलता है तो ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 95 के आसपास। तो एफएसएल बाय करने की सलाह है लॉन्ग टर्म पिक में। क्या बात है, वाह! एफएसएल आईटी कंपनी है, वो भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से वंडरफुल। अब वायदा कारोबार का शेयर आया नहीं, कैश मार्केट का, इसीलिए एफपीएल में क्वालिफाई हो पाया है। पालवा साहब की पसंद लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने 95 के स्टॉप लॉस के साथ 170-180 के बड़े टारगेट यहां पर एफएसएल के लिए। सेठी साहब सुप्रभात, आपका भी स्वागत है। बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज की जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग, जो 305 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। ये एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की इंजीनियरिंग कंपनी है जो मेनली मशीन कंपोनेंट्स बनाती है और रेलवेज को कैटर करती है, रेलवे के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, फिर पावर सेक्टर के लिए कंपोनेंट्स बनाती है, और मैन्युफैक्चरिंग पे अच्छा खासा फोकस है। मुझे लगता है इस सेक्टर इस साल के लिए बहुत ही अच्छा करेगा।
और ये कंपनी के मार्की क्लाइंट लिस्ट है, मैं क्लाइंट लिस्ट देख रहा था तो सीमेंस, एबीबी, जीई इन सबको कैटर करती है और वहां पे हमने देखा बड़े बड़े ऑर्डर्स रेलवे से, पावर सेक्टर से इनको मिल रहे हैं, तो उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट पीटी इंजीनियरिंग जैसी कंपनी को होगा। 3 प्लांट्स है इनके, हैदराबाद में 2 है, औरंगाबाद में 1 प्लांट, बाकी 31% से करीब का 31% के करीब जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 18-19%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, फिर अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। एफआईएस डीएस भी कुछ हिस्सा रखते हैं, जैसे कोटक है, एलआईसी है वगैरह, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 15-16 के मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 400 रुपए का। 400 रुपए के टारगेट पिट्टी इंजीनियरिंग, इस पर है खरीदारी की राय। सीरीज आपको पसंद आ रहा है ये काउंटर, देखते हैं यहां से कैसी मूव भी दिखाता है। पहले भी रेकमेंड कर चुके हैं। इस बीच निफ्टी सेंसेक्स दोनों नेगेटिव टेरिटरी में आपके लिए आ चुके हैं। बैंक निफ्टी पर भी आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, हालांकि अभी भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की मूव इस पर बनी हुई है। रिलायंस ने भी अपनी गेन्स गिव अप कर दी हैं, एकदम फ्लैट हो गया है ये काउंटर। आइए 10 की कमाई एक स्टॉक जय की तरफ से भी लिया जाए। जय बताएं आपकी 10 की कमाई की पसंद। बिल्कुल दीप 10 की कमाई में जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स। ये 1715 के आसपास बीपीए ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो है 1635 का। 1635 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदे गॉडफ्रे फिलिप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स दीप निकल कर आ रहे हैं, दैट इज 2023 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। एंड जो हिसाब से ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसके लोअर एंड पर ये स्टॉक है, तो इसका रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्टली मतलब सही बैठ रहा है इस लेवल्स पर। दीप मैं कहूँगा एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन में से ब्रेकआउट आया था, पहले भी काफी बार इसको कवर किया हमने 1400 के लेवल्स के ऊपर, और एक अच्छा रनअप हमें देखने में मिला 2100 के पार। और अब फिर से उसके बाद जो कंसोलिडेशन देखने मिला है, आई थिंक कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है, सो इसको खरीदने की सलाह है। 2023 के टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं, 1635 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदें। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई जय की तरफ से। गॉडफ्रे फिलिप्स 1635 का स्टॉप लॉस और 2023 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये 2023 के टारगेट जय 2023 में आ जाएंगे कि बाद में आएंगे? नहीं, 2023 में पक्का आ जाएंगे। सेम साल सेम टारगेट। ओके, और 1 साल और होल्ड ना करें, क्योंकि जय के फॉर्मूले के हिसाब से अगले साल अगर होल्ड भी करेंगे 1 साल एक्स्ट्रा तो 1 रुपये बढ़ेगा स्टॉक उसके बाद। 1 रुपये के लिए होल्ड करने का कोई सेंस नहीं है, तो इसी साल आप प्रॉफिट बुक करें। 2023 के टारगेट के लिए आपके लिए गॉडफ्रे फिलिप्स में खरीदारी कर दिख रहा है। आइए, आज है एक स्टॉक बड़े दबाव में, कमजोर में, और जिसने पूरे सेक्टर को भी प्रेशर में ला दिया है, निफ्टी को भी ला दिया है, वो है फार्मा सेक्टर और स्टॉक है सन फार्मा। क्यों गिरा है और क्यों दबाव है आज इतना ज्यादा, नूपुर हमें बता रही। नूपुर बताएं। सर, जो सन फार्मा की मोहाली में जो यूनिट है उसे यूएस एफडीए की तरफ से कुछ करना पड़ेगा काम, तब जाके वहां से शिपमेंट चालू होगा। जो शिपमेंट जाने वाला था उसे रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि यूएस एफडीए के जो मेजर्स है वहां पे नॉन कंप्लायंस लेटर मिला है कंपनी को। उन्होंने कहा कि कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इनफैक्ट जो बैच है उसका सर्टिफिकेशन भी होना अब जरूरी है। अब इसमें 2 चीजें, एक ऑलरेडी इस फैसिलिटी को ऑफिशियल एक्शन इंडिकेट मिला हुआ था, OAI मिला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इम्पोर्ट अलर्ट नहीं है। सिर्फ जो फैसिलिटी है वहां पे जो शिपमेंट था उन्हें रोका गया है। तो अगर इंपोर्ट अलर्ट आता तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है इस कंपनी के लिए। हालांकि नियर टर्म के लिए ये इंक्रीमेंटल नेगेटिव न्यूज ही है, जहां पे जो शिपमेंट्स यूएस जाते हैं मोहाली यूनिट से, उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया। अब ये यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट को रेनबैक्सी से खरीदा था कंपनी ने। इनफैक्ट अगर हम इसके रेवेन्यूज की भी बात करें तो कंसोलिडेटेड यूएस सेल से कंपेयर करेंगे तो 10% के रेवेन्यूज आते हैं। एबिटा लेवल पे भी 5-6-7% का कंट्रीब्यूशन देती है ये यूनिट, और काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये अनुमान लग रहा है कि आने वाले साल FY24 में ईपीएस पे करीबन 1.5 से 2% का इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट इस कारण से आ सकता है। नियर टर्म में प्रॉफिट्स पे इम्पैक्ट होगा, ईपीएस पे 1.5 से 2% का अनुमान है। हालांकि इंपोर्ट अलर्ट नहीं है, ये सिर्फ अभी फिलहाल के लिए रोका गया है, तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है। बट इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट 1.5 से 2% का ईपीएस पे एक्सपेक्टेड है। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर खराब खबर, जिसकी वजह से स्टॉक पर है दबाव।
अब थोड़े आगे और लेवल्स देख ली जाए, मैं सोचा एक बार सेठी साहब से भी उनका भी बिल्कुल राय ले लीजिए, फंडामेंटल व्यू भी ले लेते बिल्कुल 100%। हैं। सेठी साहब उतना स्ट्रिक्ट एक्शन भी नहीं है, बट हाँ जब तक ये कंप्लायंस में नहीं आते हैं, ठीक ठाक नहीं करते हैं इस प्लांट को, तब तक एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो एसेंशियली थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है, इसलिए शायद स्टॉक भी नीचे पिछले हफ्ते शायद एंटिसिपेशन था कि ये क्लियर हो जाए, इसलिए स्टॉक में एक्शन भी आया था। कैसे देखना है इस डेवलपमेंट को सन फार्मा के लिए सर? नहीं, देखिए दीपांशु, ये जो एक्सपेक्टेशन थी कि ये प्लांट क्लियर हो जाएगा, तो उसके ऊपर स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी बनी है। बाकी अब चूंकि ये थोड़ा सा नेगेटिव है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए। अगर ये स्टॉक कोई कारण से 900-925 के आसपास मिलने लगे, तो मुझे लगता है जिनका मीडियम से लंबी अवधि का नजरिया है, उनको उस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। बाकी मुझे लगता है करंट लेवल्स पे होल्ड ही करना चाहिए। एक स्ट्रेंथ बता रहा है स्टॉक, और काफी क्वार्टर्स, काफी महीनों के बाद ये फार्मा स्टॉक्स पे तेजी बननी शुरू हुई है। मुझे लगता है देयर इज सम मोर स्टीम लेफ्ट। तो ये है आपके लिए सन फार्मा, 2.5% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। वागले साहब से भी एक चार्ट चेक ले लिया जाए, और वागले साहब ने कई बार कहा उनके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है, बट वागले साहब चार्ट्स पर कैसा लग रहा है इस समय सन फार्मा सर? दीपांशु, शॉर्ट टर्म का क्लियर कट एक ब्रेकडाउन है, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में तो है और वो लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन ये यहां से थोड़ा और नीचे जा सकता है। इमीडिएटली इसका लेवल 950 का है। अगर ये 950 का लेवल अगर ब्रेक करता है, फिर 920-930 के आसपास भी जा सकता है। उससे ज्यादा नीचे जाएगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। और ऑन द अपसाइड 1030, 1040 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, मोमेंटम नहीं आएगा, तो ब्रॉडली 930, 1040 ये रेंज होनी चाहिए अगले कुछ हफ्तों के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सन फार्मा पर राय। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। नतीजों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही कंपनी सीई इंफो सिस्टम्स, जिसे आप पहचानते हैं मैप माई इंडिया के नाम से भी। 1995 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। मास, सास और पास, ये 3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसमें मुख्य सेवाएं देने का काम करती है कंपनी। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रोहन वर्मा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने बैचलर्स किया है। लंदन बिजनेस स्कूल से भी आपने एमबीए की डिग्री ली है। एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिल चुका है। नतीजे मैं बता दूं जो शनिवार को आए हैं। आय 27% बढ़कर 72 करोड़ पर पहुंची है। मैं ये नतीजे आपको साल दर साल कंसोलिडेटेड बेसिस पर बता रहा हूं। कामकाजी मुनाफा 17% बढ़ा है, 29 करोड़ के आसपास। मार्जिन कम होकर आए 43.5% से 40%, यानी कि लगभग 3.5% मार्जिन में कमी आई है। और मुनाफा 24% बढ़ा है, 22.5 करोड़ से 28 करोड़। रोहन वर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, नतीजों पर बातचीत करने के लिए। अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपकी आय में, मुनाफे में भी, कामकाजी मुनाफे में भी। बताएं सर, इस टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही बेहतर परफॉर्मेंस आई, इसकी क्या खास वजह रही है सर? धन्यवाद अनिल जी, मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। हाँ, अगर हम पूरे साल के लिए भी देखें तो 282 करोड़ वर्सेस 200 करोड़ प्रीवियस ईयर, 41% रेवेन्यू ग्रोथ, और आपका 108 करोड़ प्रॉफिट पैट वर्सेस 86 करोड़ पैट प्रीवियस ईयर, सो अबाउट 24% ग्रोथ। और EBITDA में भी 37% ग्रोथ है। तो ओवरऑल कारण यही है, हमारा ओपन ऑर्डर बुक बिगिनिंग ऑफ द ईयर स्ट्रॉन्ग था 699 करोड़, हमने इसको और स्ट्रेंथन किया है, अब 918 करोड़ हो गया है हमारा ओपन ऑर्डर बुक। हमने 250 नए कस्टमर्स ऐड किए अपने B2B और B2B2C सेगमेंट के लिए, तो जो पहले 600 प्लस था अब 850 प्लस हो गया है। तो हमारे कई सारे ऑटोमोटिव, मोबिलिटी, कंज्यूमर टेक या एंटरप्राइज, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर, उसमें जो कस्टमर्स है उनका यूजेज बढ़ रहा है हमारे मैस, पैस, सैस और आईओटी के लिए, और नए कस्टमर्स भी ऐड कर रहे हैं, और फ्यूचर भी ब्राइट लगता है। तो वी आर इट्स लुकिंग क्वाइट गुड, हम लोग एक्साइटेड है। लेकिन सर मार्जिन कम होकर आए, 3.5% मार्जिन घटकर आपके 40% पहुंचे हैं। मार्जिन क्यों कम हो गए सर? देखिए, अब पूरे साल का देखिए तो EBITDA मार्जिन 43% से 41.9% हुआ है, और उसका हमने कारण बताया है। हम IoT बिजनेस में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो IoT बिजनेस हैज ग्रोन 140% इन द लास्ट 1 ईयर। क्वार्टर में भी बढ़ोतरी हुई है कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स।
IoT बिजनेस में पहले साल में मार्जिन डेफिनेटली कम होता है क्योंकि हार्डवेयर लेड है, लेकिन जो SaaS रेवेन्यू बाद में आता है वो उससे वापस टर्न अराउंड होता है। तो ये जो हमारा IoT SaaS बिजनेस है, हमने 2 लाख डिवाइस इस साल बेचे कंपेयर टू 60,000 द प्रीवियस ईयर, और मार्केट अपॉर्चुनिटी 20 करोड़ प्लस डिवाइसेस की है इंडिया में। तो अभी बहुत लॉन्ग वे टू गो है। हम डेफिनेटली चाहते हैं इसमें हम बढ़ोतरी लाए। उसका EBITDA मार्जिन भी इंप्रूव हुआ है 1% से 4%, बट हाँ साथ साथ उसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल वेरी गुड थिंग कि जहां पे बहुत बड़ा टैम है वहां पर हम अपना ग्रोथ देख रहे हैं। और जो हमारा कोर बिजनेस है मैपलेट, जो मेजॉरिटी बिजनेस है, उसमें तो 52.6% EBITDA मार्जिन है। तो वी आर एबल टू इन्वेस्ट वाइल इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ वाइल कीपिंग प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये काम किया है। अब सर ये बताएं कि एक जो खबर सुनने में आ रही है कि आप रोल्टा इंडिया उसको अक्वायर करने के रेस में है, बताएं सर क्या इरादा है, क्या वाकई में आप ऐसा करने की सोच रहे हैं? यदि हाँ तो कितना कैश बैलेंस अभी आपकी बुक्स में है, कितना पैसा आपके पास है? आई एम श्योर आप अपने जो इंटरनल अक्रूवल से जो कमाई है उसी से करेंगे, राइट सर? देखिए आई थिंक स्टेज बहुत अर्ली है टू मेक एनी कमेंट्स। ये जो प्रोसेस होता है उसमें EOI होता है। आई मीन आई डोंट थिंक अभी इट्स है टू एट ऑल टॉक। आई मीन सिनर्जीज बनती है सर उस कंपनी के कारोबार के और आपके कारोबार में? देखिए हम जियो स्पेशल सेक्टर में है और हमारा डिफेंस भी एक फोकस एरिया है जहां पे हमारे सॉल्यूशंस जाते हैं। हम जैसे हमने आपको बताया हम ड्रोन स्पेस में बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। हमने इन्वेस्टमेंट भी किया है इनऑर्गेनिक, तो ड्रोन सॉल्यूशंस का कैपेबिलिटी हमारा काफी स्ट्रांग हो गया है ऑर्गेनिकली भी। और जो खुद का जो GIS प्लेटफॉर्म है वो जाके सिविल एंड डिफेंस में जा सकता है। तो ऐसे जो कंपनीज एलाइड एरिया में होते हैं GIS के या डिफेंस के, ड्रोन के, जियो स्पेशल सेक्टर में, आई गेस हम या तो इवेल्युएट करते रहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज। तो ये अभी बहुत अर्ली स्टेज में है। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू रियली टॉक अबाउट। नहीं, फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड, जब तक बड़े डेवलपमेंट ना हो जाए। अच्छा सर, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, ये बताएं सर इस क्वार्टर को लेके या पूरे साल भर को लेके कोई आपकी तरफ से आउटलुक, गाइडेंस, आपके नंबर्स, टारगेट्स आपने तय किए हों? बिल्कुल, देखिए ओपन ऑर्डर बुक इज अ गुड इंडिकेटर फॉर फ्यूचर रेवेन्यू। तो 918 करोड़ जब हो गया है, टिपिकली 3 to 5 years इट टेक्स द ऑर्डर बुक टू गेट एग्जीक्यूटेड। 250 प्लस कस्टमर भी बन गए हैं। तो हमने पहले भी बताया कि एटलीस्ट 30 to 40% तो हम ग्रोथ एक्सपेक्ट करते ही हैं। तो वो एक्टिविटी तो हम करेंगे। हम और आई गेस हम कई एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज अब मार्केट अपॉर्चुनिटी सामने आ गया है। IoT का जैसे मैंने बताया, मैप लेड जो कि मेजॉरिटी ऑफ आवर बिजनेस है, इवन ओपन ऑर्डर बुक का, चाहे वो ऑटोमोटिव हो या कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें हम बहुत एक्साइटमेंट देख रहे हैं। और हमारा कंज्यूमर लेड जो बिजनेस है, जो कि मैपल्स ऐप और मैपल्स गैजेट्स, जो कि अभी तक हमने उस पर फोकस नहीं किया था, बट उसके जो रिव्यूज आ रहे हैं कंज्यूमर से इतने अच्छे आ रहे हैं, तो उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड फाइनली ड्रोन स्पेस, जो कि मार्केट बहुत गर्म हो चुका है, हम उसमें बहुत की स्ट्रेटेजिक विंस कर चुके हैं। हम फुल स्टैक ड्रोन्स फ्रॉम प्रोडक्ट टू सर्विसेज टू सॉल्यूशंस अब ऑफर करते हैं फॉर वैरायटी ऑफ सेक्टर्स। तो देयर इज लॉट ऑन आवर प्लेट, वेरी एक्साइटिंग ईयर, प्लान्स आर इन प्लेस एंड आई थिंक इट विल बी बहुत अच्छा साल जाएगा अगर हम अपना मेहनत करें और लक हमारा फेवर करे। बिल्कुल। ये जो आप बता रहे हैं कि सर 30 से 40% की ग्रोथ साल में आ सकती है, आपके तीनों वर्टिकल्स हैं, कहां से आपको ज्यादा प्रोमिसिंग बिजनेस समझ में आता है जो इस साल आपको मिल सकता है? देखिए हिस्टोरिकली ये हमने कहा था 30 to 40%, और वो मैप लेड हो चाहे IoT लेड हो, दोनों से आ सकता था और मार्केट सेगमेंट से भी आ सकता था। अब तो हम एक्चुअली हर सेगमेंट में देखते हैं कि एटलीस्ट 30 to 40%। Some might grow faster than the others, जैसे IoT might grow faster than the others, but हम साथ में वो भी कैलिब्रेट करते हैं कि हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी एक रेंज में रखना चाहते हैं। Although I'd like to say कि हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन अ होल हॉग वे,
to get more people to get to know about visibility of Mappls, MapMyIndia. हमें लगता है the more people get to know about Mappls, MapMyIndia, the more हमारे consumer app use हो, उसका knock on effect हमारे B2B business में और ही होगा, क्योंकि awareness ही एक issue है हमारे बारे में. जो हमें जानते हैं वो हमें business देते हैं. तो इसीलिए ये हमारी सब एफर्ट्स होंगे एंड अक्रॉस द सेगमेंट्स वी सी ग्रोथ, कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट, ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स एटसेट्रा, रिटेल. अच्छा रोहन सर, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्पेस में आपकी कंपनी की तरफ से कोई बड़ा काम हो रहा है? देखिए, हम ना अपने प्रोडक्ट्स में, अपने मैप्स में, चाहे वो बनाने के लिए हो मैप्स, उसमें हम एआई यूज करते हैं और एआई एज अ प्लेटफॉर्म भी हम ऑफर करते हैं कस्टमर्स को, जो कि अपना डेटा पर अगर उनको कंप्यूटर विजन से कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, मान लीजिए सैटेलाइट इमेजरी है और आपको ऑटोमेटिक चेंज डिटेक्शन करना है कि कंस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है, या आपके पास गाड़ी का डैश कैमरा से डेटा आ रहा है, आपको देखना है कि कहाँ पर स्पीड वायलेशंस या ट्रैफिक वायलेशंस या इंक्रोचमेंट हो रहा है, या इवन ड्रोन से. तो हम ये प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर्स डेटा and annotation and AI, ये हम as a platform as part of our digital transformation solutions देते हैं. और हम ऑटोमोटिव एरिया के ADAS या जियोस्पेशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के एरिया में GIS में AI देते हैं. तो AI में तो हम लोग काफी डीपली एम्बेडेड है, और आजकल डेफिनेटली जनरेटिव AI की और चैट जीपीटी की तो बात चल ही रही है, तो उसको भी हम देख रहे हैं कि हाउ टू leverage that, but in a good way, in a positive way. उस AI के काफी risks भी है, तो हम थोड़ा सा केयरफुली चलते हैं कि benefits of maps and technologies, positive ones हम कैसे लाए, not using the technology for negative impact. ठीक बात है. रोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें समय दिया, आपने नतीजे पर विस्तार से बातचीत की. दमदार परफॉर्मेंस के लिए एक बार आपको बधाई भी, और उम्मीद करते हैं कि जो पूरे साल का आपने आगे गाइडेंस दिया अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर, आप उससे बेहतर प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं. थैंक यू सर. धन्यवाद अनिल जी. थैंक यू सर. सीई इन्फो सिस्टम, मैप माई इंडिया के टॉप मैनेजमेंट से आपने की मुलाकात. क्या कंपनी है, साल दर साल इस हर एक लेवल से 30-40% की ग्रोथ दमदार आती हुई दिख रही है. इनोवेशन भी बढ़िया, इनोवेशन जबरदस्त है. थोड़ा बहुत स्टॉक अगर आज सुस्त है तो मार्जिन थोड़े से घट कर आए 40%, हालांकि कहने के लिए 43 से 40%, लेकिन 40% मार्जिन भी किसी भी बिजनेस में लंबे समय तक के लिए कम नहीं होते. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली. तो अच्छा कारोबार करती हुई ये कंपनी. आइए, दो बेहतरीन एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, आइए उनसे एक बार फिर से मुलाकात किया जाए. FSL, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, ये पालिया साहब ने पसंद किया है अपनी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर. आइए समझे उनसे उनकी पोजिशनल पिक भी बताएं सर. अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी उनो मिंडा. ये स्टॉक को देखें तो जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों में रिकवरी का ट्रेड बना है, यहाँ पे ये स्टॉक अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है. सो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में यहाँ पे एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप के हिसाब से एक रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं. हमें लगता है उनो मिंडा में जो चार्ट सेटअप बने हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है पोजिशनली वो होना चाहिए इसका करीब 590 से 620 की तरफ इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं. करंट लेवल से डिप्स में ऐड किया जा सकता है. स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 488 के आसपास. उनो मिंडा बाय करने की सलाह है पोजिशनल पिक में. टारगेट एक बार बता देंगे पालिया साहब? तो दीपांशु जी, टारगेट होंगे 590 से 620 तक के अपसाइड के टारगेट. ओके, तो ये है आपके लिए उनो मिंडा यहाँ पर खरीदारी करने की राय राजेश जी की तरफ से. और पिट्टी इंजीनियरिंग, ये स्टॉक पसंद किया है सेठी साहब ने अपनी लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर. मुझे याद है जब हमने SIP शुरू किया था, ये पहला स्टॉक था. नहीं, पहला गुजरात अंबुजा था. गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, और ये शायद दूसरा तीसरा स्टॉक रहा होगा. यहाँ स्टॉक में एक्शन भरपूर हुआ है और सेठी साहब को भी पसंद आता हुआ दिख रहा है. बताएं सेठी साहब, आपकी पोजिशनल पिक. बिल्कुल अनिल जी, आज की जो पोजिशनल पिक है, स्टॉक का नाम है पनामा पेट्रो, जो अभी 293 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है. ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है स्पेशलिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जैसे ऑयल है, लुब्रिकेंट्स है, जो कि FMCG सेक्टर, पावर सेक्टर, टेक्सटाइल्स, फार्मा और रबर सेक्टर के लिए यूज होता है. मार्की क्लाइंट लिस्ट है FMCG सेक्टर से डाबर, मेरिको, HUL, इन सबको कैटर करती है. फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं. एक जीरो डेट कंपनी विथ वेरी हाई रिटर्न रेशियोज, रिटर्न ऑन इक्विटी क्लोज टू 30%. बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक बहुत ही सस्ता है. 7-8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर, अच्छी डिविडेंड यील्ड है 2.5% की. एक जीरो डेट कंपनी है ही है.
और FIs DIs भी कुछ 3-4% स्टेक ओन करते हैं और बाजार के काफी रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेशित है और वैल्यूएशन के लिहाज से वैसे भी सस्ता लगता है कि मार्केट कैप टू सेल्स वुड बी क्लोज टू ओनली 0.85 और इन्होंने एक कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हाल ही में किया, उसका भी असर आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 325 का इसमें पोजीशन टारगेट है और 280 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 280 के स्टॉप लॉस के साथ पनामा पेट्रो में करें खरीदारी। सेठी साहब की तरफ से और इसी फॉर्मूले के हिसाब से सेठी साहब का तीसरा स्टॉक भी पी लेटर पर ही होगा, ऐसा मैं बना रहा हूँ। पिट्टी इंजीनियरिंग, पनामा पेट्रो, तीसरा पी कौन सा होगा इसके लिए आप करें थोड़ा सा अपने दिमाग की कसरत, अंदाज लगाइए। तब तक मैं लेता हूं छोटा सा स्वागत है आपका मार्केट आउटलुक में। और बाजार इस वक्त 17,625 के आसपास हरे लाल निशान के बीच में झूलते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर सेंसेक्स 20 अंक ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी दम लगाकर मजबूती के साथ 250 अंक ऊपर खड़ा हुआ है। सपोर्ट डाउ फ्यूचर से नहीं आ रहा है, इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा नेगेटिव ही हो रहा है। 125 अंक नीचे अब डाउ फ्यूचर्स आपको नीचे नजर आएंगे और 50 अंकों का नुकसान नैस्डैक फ्यूचर्स में है। आइए मुलाकात की जाए KR चौकसी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। देवेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे शुरुआत नतीजों के साथ ही करना चाहता हूं, जो इस तिमाही के और पूरे साल भर के नतीजों का सीजन शुरू हुआ है। अब तक की परफॉर्मेंस आप कैसे देख रहे हैं और नतीजों को लेकर, इस क्वार्टर को लेकर किस तरह का आउटलुक आप बनाकर चल रहे हैं? कहां आपको उम्मीद है अच्छे नतीजे हो सकते हैं, कहां कमजोर प्रदर्शन रहेगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, शुक्रिया मुझे आपके शो में शामिल करने के लिए। मैं एक नजरिए से देखता हूं कि जो आईटी कंपनी के परफॉर्मेंस आए हैं उनके बाद में उन्होंने जो कमेंट्री दी है अगले साल की, उसके अंदर शायद कंपनीज ज्यादा सर्कमस्पेक्ट है। पिछले सालों के अंदर करीबन उम्मीद के हिसाब से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। 14 से 16 टाकों के बीच के अंदर आई थिंक ग्रोथ हमें टॉप 9 आईटी कंपनीज के अंदर मिला है देखने के लिए। जो ये साल का 23-24 का साल है उसके अंदर उनका जो प्रोजेक्शन है उसके अंदर शायद वो ज्यादा केयरफुल रहना चाहते हैं, बिकॉज ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है जैसे हम समझते हैं। बट मैं अंडरलाइंग टोन आईटी कंपनी के साथ में जब भी डिस्कस करता हूं तो उसके साथ में अंडरलाइंग टोन उनका काफी हद तक पॉजिटिव दिख रहा है। What most of the companies are believing that the global players have no choice but to keep spending money on IT, largely because of the fact survival का question है। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी लेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, वहां पे बड़ी कंपनियों को डेफिनेटली थोड़ा टाइम के लिए शायद उनको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बट ओवरऑल दे विल हैव टू स्पेंड मनी। दैट इज व्हाट अंडरलाइंग टोन इज कमिंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कंपनीज। तो एक तरफ आईटी कंपनी का नजरिया बना है, दूसरी तरफ देखें तो बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के नतीजे हम देख रहे हैं, उसके अंदर काफी हद तक एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिल रहा है कि जो रिटेल क्रेडिट है उसके अंदर एक्सपेंशन कंटिन्यूड है। कॉर्पोरेट क्रेडिट के अंदर एमएसएमई सेगमेंट के साथ में जुड़ा हुआ जो लैंडिंग बिजनेस है वो भी ओवरऑल स्टेडी है। तो ओवरऑल कॉर्पोरेट क्रेडिट एज वेल एज रिटेल क्रेडिट दोनों का कारोबार मोर लेस आई थिंक बैंकों के लिए सुरक्षित दिख रहा है। तो आई थिंक दिस इज वन एरिया विच इज ऑल्सो लुकिंग रिलेटिवली मोर स्टेबल। और तीसरा जो एरिया है कंजम्पशन रिलेटेड जुड़ा जो एरिया है उसके अंदर लोअर कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ में आई थिंक प्रॉफिट मार्जिन थोड़े इंटैक्ट होने स्टार्ट हुए हैं, एंड आई थिंक दैट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड इवन इन दिस करंट क्वार्टर रिजल्ट आल्सो, और विल बी आई थिंक गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन सम ऑफ द कंपनीज केस व्हिच आर लाइकली टू रिपोर्ट रिजल्ट्स नाउ। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल the lower cost of material will take care of the margins, and at the same time demand environment remains slightly muted, but overall I think for some of the segments like personal care the demand environment remains good as far as FMCG business is concerned. As far as auto ancillary is concerned, I think the business conditions look reasonably strong with the higher amount of volumes that one is experiencing. तो आई थिंक कमोडिटी के साथ में जो बिजनेस जुड़ा हुआ है उसके अंदर शायद थोड़ा बहुत अभी भी डाउट है, वो हम देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि 23-24 में ये जो क्वेश्चंस हैं वो चालू रहेंगे कमोडिटी के साथ में जो बिजनेस जुड़े हैं उसके अंदर। तो ये है आपके लिए कमोडिटीज के नतीजे थोड़े रह सकते हैं कमजोर,
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बैंक्स और बाकी सारे इन कंपनी के नंबर्स आ रहे हैं बेहद मजबूत। देवेंद्र भाई, ये तो रिजल्ट्स की बात हुई, लेकिन बाजारों पर भी एक डायरेक्शन आपसे लेना है। थोड़ी सुस्ती कम हुई है नए फाइनेंशियल ईयर के साथ में, एक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बढ़िया मूव देने के बाद फिर से रुकते अटकते दिख रहे हैं। मतलब आजकल वो ऐसा माहौल हो गया बाजार में, ऐसा लोगों में मजा नहीं आ रहा। जो स्टॉक पड़े हैं हाथ में हैं उनके भाव नहीं बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत इंडेक्स बढ़ भी गया। तो कैसे देख रहे हैं आप मार्केट की चाल को, कैसे डायरेक्शन आपको मिल रहा है? तो एक तरफ फंडामेंटल नजरिए से देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो हैज बिकम वेरी फेवरेबल नाउ, विथ मार्केट कैपिटलाइजेशन रिमेन लोअर कंपेयर टू जीडीपी। पिछले सालों का एक एक्सपीरियंस ऐसा बताता है कि जब भी मार्केट कैप हैज गॉन बिलो जीडीपी, मार्केट के अंदर बाइंग इमर्ज होके आता है। और अप्रैल महीने के अंदर ये उम्मीद बनती थी कि मार्केट में बाइंग इमर्ज होएगा। आई थिंक इट हैज प्रोबब्ली लिव्ड अप टू दैट। Maybe market as of now as recovering, they are not I think getting into the rally mode। और मेरा ऐसा मानना है कि मे बी वंस द रिजल्ट सीजन इज ओवर, शायद थोड़े पोर्टफोलियो शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे एंड मे बी कमोडिटी का जो वेटेज है वो पोर्टफोलियो में से कम होएगा। तो वो समय के अंदर शायद मंथ ऑफ मई के अंदर थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर प्रेशर आ सकता है, करेक्शन आ सकता है, लार्जली बिकॉज ऑफ द पोर्टफोलियो रीशफलिंग व्हिच इज टेकिंग प्लेस। सो आई थिंक दैट वुड बी द टाइम टू पॉसिबली बाय इनटू द मार्केट। करंट मंथ के अंदर मार्केट इज ओनली रिकवरिंग and as a result of which I think most of the informed investors are buying into some selective stocks in the current month. Rest of the people would probably buy when market gives opportunity in a fall which is expected somewhere in the next month because of I think a reason which I explained just now. ये आपके लिए मार्केट का आउटलुक। ग्लोबल मार्केट्स ये कैसे दिख रहे हैं सर, और ऐसे संभावनाएं लोगों को लग रही है कि अब थोड़ा बेहतर होने चाहिए, कि आपका भी ऐसा ही व्यू है या ग्लोबल मार्केट्स को लेकर अभी भी आप सावधान हैं? So leave aside the geopolitical situation, war-related situation, economic disturbance which is happening around that level, उसको एक बाजू पर रखते हैं और दूसरी तरफ ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर पॉसिबिलिटीज की चर्चा करते हैं। उनके अंदर मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज आर नाउ स्पेंडिंग मनी एंड विल हैव टू स्पेंड फर्दर मनी in building the infrastructure for the alternate energy, the renewable energy। तो ये मेरे ख्याल से अगले 10 या 20 साल का जो एक थीम बनता है, ये थीम बनता है कि जहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी will have to spend money in building the infrastructure, rebuilding the infrastructure, particularly in the energy segment। So I think this is going to possibly change the direction which is right now muted in global economy to a positive direction going forward। Maybe across the world, all countries may not have the same position, but in some of the countries, probably I think this move has already started, and it is likely to catch up subsequently with other countries। So I am relatively more confident about things happening for better as far as the global economy is concerned। ठीक बात है। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट्स का आउटलुक। अब बताएं सर, किन सेक्टर्स पर आप पॉजिटिव हैं जहां पर अभी भी निवेश का मौका बन सकता है? सो जो मार्केट में करेक्शन आया है अनिल जी, उसके अंदर बैंकिंग क्षेत्र के अंदर, कॉर्पोरेट बैंकिंग क्षेत्र के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा मूव मिला है करेक्शन के अंदर। तो दैट इज एन एरिया वेयर वन कैन पॉसिबली बाय इनटू द पोर्टफोलियो, बिकॉज क्रेडिट ग्रोथ मैं ऐसा समझता हूँ कि इकोनॉमी को आगे बढ़ना है 5 ट्रिलियन और इवेंचुअली 10 ट्रिलियन इन नेक्स्ट 12 years। तो मेरा ऐसा मानना है कि इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट ग्रोथ बढ़ के आएगा, एंड इफ क्रेडिट ग्रोथ इज इंक्रीजिंग इन सम ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स would be relatively better off comparatively, और उसके अंदर डाउनसाइड रिस्क कम रहेगा। दूसरी तरफ देखें तो कंजम्पशन स्पेस के अंदर ऑटो एंसिलरी का एक दायरा पॉजिटिव मिलना चाहिए, बिकॉज पिछले 2 साल के अंदर ऑटो कंपनीज के लिए काफी हद तक चैलेंज रही थी। एक तरफ रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े थे, दूसरी तरफ चिप की शॉर्टेज होने के कारण डिमांड के बावजूद भी वो माल नहीं बिक पाए। तो शायद ये अगले 2 साल के अंदर along with the scrappage policy for commercial vehicle getting into force in this year, मेरा ऐसा मानना है कि ऑटो कंपनीज, ऑटो एंसिलरी कंपनीज के लिए समय अच्छा रहेगा, और सिलेक्ट आईटी कंपनीज के लिए भी मैं समझता हूँ कि समय अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज डिमांड सिनेरियो विल रिमेन कॉम्पिटिटिव, बट एट द सेम टाइम सिलेक्ट आईटी कंपनीज which are operating in niche areas, say for example industrial IT segment, say for example within the automobile, I think autonomous car segment, such kind of areas are likely to give better performance to many of these companies। So selective approach रख के ये कंपनीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट होना बनता है। ओके, तो ये है आपके लिए
आईटी शेयर जो करेक्शन देने के बाद अच्छे लग रहे हैं, बैंक्स जो अच्छे हैं ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। थोड़े बहुत ऑटो इंसली शेयर भी आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र सर आपका हमारे लिए समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आइए बढ़ते आगे और शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है। एक बार जरा पालिया साहब से भी समझ लें। पालिया साहब बताएं सर, उनो मिंडा के बाद आपकी शॉर्ट टर्म पिक। तो शॉर्ट टर्म पिक रहेगी बोरोसिल लिमिटेड, बोरोसिल रिन्यूएबल। ये स्टॉक में देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा पुलबैक यहाँ पे बनते हुए दिखा है। नियर टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक में एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा। वीकली चार्ट पे भी एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो हमें लगता है स्टॉक में एक करेक्शन के बाद अब यहाँ पे एक अच्छी तेजी का ट्रेड यहाँ पे नियर टर्म बेसिस पे बनते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट हम इसमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से जो प्रोजेक्ट करें वो आना चाहिए करीब 565 से लेके 580 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब यहाँ पे 490 के आसपास। 490 के स्टॉप लॉस के साथ बोरोसिल रिन्यूएबल, ये है वो स्टॉक्स जहां पर करनी है आपको खरीदारी। आइए कुणाल जी और राकेश जी से भी जाना जाए उनकी 10 की कमाई का शेयर बताएं सर। जी देखिए, आज 10 की कमाई में मैंने और राकेश जी ने चुना है ग्लोबस स्पिरिट्स को। ग्लोबस स्पिरिट्स है हमारी 10 की कमाई का शेयर और उसकी वजह यह है कि स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जिसके बाद बड़ा करेक्शन हुआ। स्टॉक 700 750 रुपए के लेवल्स तक नीचे करेक्ट करने के बाद एक लंबा बेस बना चुका है। तो इन स्तरों पर और मान लीजिए और गिरावट आती है तो उन स्तरों पर इसको बाय करके एक्यूमुलेट करें मध्यम से लंबी अवधि के लिए। तो हमें लगता है कि स्टॉक में आपको वापस से जो इसके लाइफ टाइम हाई लेवल्स रहे हैं वहां तक ये स्टॉक जाने की ताकत रखता है। तो गिरावट में खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश। अरे जी, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। 840 845 के अराउंड मिल जाए तो खरीदे। हमारे लक्ष्य हैं 1060 के 2 से 3 महीने में देखने को मिलना चाहिए। दैट मीन्स 22% के अपसाइड पॉसिबल है 2 से 3 महीने में। ये फर्स्ट कंपनी है जिसने ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी चालू करी थी। हर तरह की चीज बनाता है, वैल्यू लिकर, प्रीमियम लिकर, और सबसे खास बात क्या है इसकी, एक अनिली ड्राई जिन है जो कि अवार्ड विनिंग है। और जैसे चाय के डिफरेंट फ्लेवर आते हैं, इसने उस ड्राई जिन को भी अलग अलग 11 फ्लेवर्स में लॉन्च करा हुआ है। तुलसी, कोरिएंडर, लेमन पील करके इस तरीके करके अनिली 11 फ्लेवर है। फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, टेक्निकल भी बढ़िया है। गिरावट पे इस रुपए खरीदे फॉर अ टारगेट ऑफ 1060। 1060 के टारगेट के लिए खरीदारी करें ग्लोबस स्पिरिट। ये है आपके लिए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से 10 की कमाई का स्टॉक। आइए जय की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है, जय का जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल दीप, आफ्टर लॉन्ग टाइम डेल्टा कॉप में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको देखने मिल रहा है एंड अबाउट द लेवल्स ऑफ 198 एक अच्छा फॉलिंग वेज पैटर्न में से ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे इसका कॉल ऑप्शन में सजेस्ट करूंगा 197.50 का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो करीब अभी 4 रुपए के आसपास दीप ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 1 रुपए 70 पैसे पे। टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहे दीप, दैट वुड बी 7.5 एंड 9। दूसरा टारगेट दीप छोटा है बिकॉज दी एक्सपायरी वीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन दी अपसाइड लगभग आपको 207 रुपए तक का मूव देखने मिल सकता है, जिससे इसकी वैल्यू ही इंट्रिंसिक वैल्यू ही 9.50 की हो जाएगी। इमीडिएटली अगर आप देखें तो 195.96 में एक अच्छा सपोर्ट है ये स्टॉक का, और आज ही एक ब्रेकआउट देखने मिला है ये स्टॉक में विद बुलिश क्रॉस ओवर इन दिस मोमेंटम इंडिकेटर्स एज वेल। सो अच्छा खासा मूव आप ये वीक में डेल्टा कॉप में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो डेल्टा कॉप है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय जय की तरफ से आती हुई दिख रही है। बजाज ऑटो कल पेश करेगा अपने नतीजे, लेकिन नतीजों से पहले एक बार जरा अनुमान समझ लेना जरूरी है कि रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। कुशल हमारे साथ है बताने के लिए। कुशल बताइए सर। ओवरऑल नंबर्स तो काफी अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि सबसे बढ़िया बात इसमें रियलाइजेशंस की है। लगभग 18-18.5% की रियलाइजेशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हालांकि वॉल्यूम्स पर थोड़ा दबाव रहेगा क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो कि इनका मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर भी रहा है, वहां पर अभी भी कमजोरी जारी है। अब ये कब रिकवर करती है ये देखना होगा इनकी कमेंट्री में, पर डोमेस्टिक फ्रंट पर तो कंपनी ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है और इसी वजह से कंपनी की आय पर तो 5-5.5% की ग्रोथ रहेगी। एक्सपोर्ट्स का थोड़ा दबाव रहेगा, बट रियलाइजेशन जैसे कि मैंने आपको बताया 18.5% की ग्रोथ के बाद इसी वजह से कंपनी की जो
जो एबिटा लेवल पर है करीबन 14.5% की ग्रोथ रहने का अनुमान है। 1561 करोड़ पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा घोषित कर सकती है। इसी वजह से कंपनी की मार्जिन 17.1% पिछले साल थी, इस बारी 18.6% के मार्जिन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और मुनाफे के लिहाज से रिपोर्टेड मुनाफा देखेंगे तो 6.5% गिर कर आ सकता है। हालांकि एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा कंपनी का 19% की ग्रोथ के साथ 1373 करोड़ पर कंपनी दर्ज कर सकती है, क्योंकि पिछले साल एक्सेप्शनल प्रॉफिट था करीबन 315 करोड़ रुपए का। अब यही देखना है कि एक तो एक्सपोर्ट्स पर आउटलुक क्या रहने वाला है और साथ ही नई ईवी लॉन्चेस कंपनी क्या करने वाली है, उस पर क्या रणनीति है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। तो बजाज ऑटो के नंबर्स अच्छे रहने की उम्मीद है। अच्छे रहेंगे बजाज ऑटो के नंबर्स। और बजाज ऑटो पर तो हमारे आज दो एक्सपर्ट्स हीरो मोटोकॉर्प पर दो एक्सपर्ट्स की राय आई है। तो जरा एक बार जय हीरो मोटोकॉर्प पर तो आप राय दे ही चुके हैं वागले साहब के साथ साथ, जरा बजाज ऑटो पर भी राय दीजिए। स्टॉक मजबूत तो है, नतीजों से पहले क्या कोई मौका है खरीदारी करने का? बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक पर 2-3 दफे मैंने राय भी दी थी। ये पूरी रैली में एक बहुत ही बढ़िया एक ब्रेकआउट टेक्निकली अगर आप देखेंगे अनिल जी, तो ये स्टॉक में देखने मिला है फ्रॉम अ बिग कंसोलिडेशन। लगभग ये स्टॉक अनिल जी 4350 से लेकर नीचे में अगर आप देखें तो 3500 ये रेंज में काफी कंसोलिडेट किया, उसके ऊपर अब निकल रहा है। इनफैक्ट 4300 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट फर्दर आपको मानना चाहिए। 4350 के ऊपर जाता है तो अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में फर्दर आपको अप मूव देखने मिलेगा, बिकॉज लाइफ टाइम हाई के ऊपर ये स्टॉक आ जाएगा। सो आई थिंक मोमेंटम तो पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव ट्रेड या तो पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ अब इमीडिएटली 4200 का एक अच्छा सपोर्ट है। 4350 के ऊपर तो अनिल जी एक अनचार्टेड टेरिटरी में आ जाएगा। हाउएवर ये जो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है इसका लगभग पोजिशनल बेसिस पे टारगेट 4800 के आ रहे हैं। ये है आपके लिए बजाज ऑटो। पोजिशनली बेहद मजबूत है। देखते हैं कल कैसे रिजल्ट्स रहते हैं, उसके दम पर एक्शन को हम बढ़ाएंगे आगे। आइए एक्शन को आगे बढ़ाने का वक्त है सिटी साहब के साथ। सिटी साहब ने पनामा पेट्रो पसंद किया है पोजिशनल पिक के तौर पर। बताएं सिटी साहब, शॉर्ट टर्म पिक आपकी कौन सी है पी लेटर से? फंस गया ना अनिल जी आज। नहीं, मैं नहीं फंसा, आपको फंसा रहा हूं मैं तो। ऑप्शन देके फंसा रहा हूं। आपने पिक चूज तो आपने किया ना, पिट्टी इंजीनियरिंग, पनामा पेट्रो, लेकिन अभी पी नहीं है ना तो फंस गया अनिल जी। तो हमने आपको ऑप्शन भी दिया, पुना वाला रख लो। हाँ कर सकते हो आपका फिर जी सर बताएं। हो जाता जल्दी, कुछ दिन पहले ही किया हुआ है लास्ट में। बताएं सर। अरे संतना के लिए अनिल जी वेस्ट कोस्ट पेपर है, पी है उसमें, पेपर सेक्टर पी फॉर पेपर चले। तो अनिल जी जो स्टॉक है वो तो है वेस्ट कोस्ट पेपर, जो अभी 550-51 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अनिल जी पहले जय ठक्कर को थैंक यू भी बोलना है। मेरा फ्राइडे का जिस कारण आपको फंसा नहीं पाया वो डेल्टा कॉर्प ही स्टॉक था फ्यूचर्स में, जिसमें खरीदारी करनी थी 195 के लेवल्स पे, तो आज अच्छा कर रहा है। अनिल जी वेस्ट कोस्ट पेपर जो है एक बहुत ही शानदार कंपनी है फ्रॉम विद इन द पेपर सेक्टर, और सेक्टर ही बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से प्राइस हाइक्स हुई है या फिर आपके ई कॉम पैकेजिंग में जिस तरह से पेपर की डिमांड है, और मुझे लगता है इस तिमाही में जैसे हम होटल सेक्टर से अच्छे नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे ही पेपर सेक्टर के भी नतीजे बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 310 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल दिसंबर में सिर्फ 88 करोड़ का पैट था। और ये कंपनी आंध्रा पेपर जो इनकी ग्रुप कंपनी है उसमें अराउंड 72.2% स्टेक ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 1350 करोड़ होती है, और जबकि खुद की मार्केट कैप 3500 करोड़ के आसपास ही है। तो उसके हाथ से वैल्यूएशन और सस्ता होता है। और अगर ऐसे भी देखें तो 4-5 के मल्टीपल पे स्टॉक बहुत ही सस्ता है। फिर डिविडेंड देती है, डिविडेंड यील्ड वुड बी क्लोज टू 1.09%। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 570 का शॉर्ट टर्म टारगेट है, 540 का स्टॉप लॉस। 570 का टारगेट रखें, 540 का स्टॉप लॉस, क्योंकि शॉर्ट टर्म पिक है इसलिए आपको ये लगाना है। एक्शन पूरा वेस्ट कोस्ट पेपर पर आता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़े। और आज महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साहब का हाफ सेंचुरी मारी आज उन्होंने। आज हाफ सेंचुरी मारी। वैसे तो सेंचुरी मारने के लिए जाने उनके नंबर ही नंबर। तेंदुलकर में 10 है, सबसे ज्यादा 100 बनाने का, इंटरनेशनल 100 बनाने का, 100 सेंचुरी मारने का उनका रिकॉर्ड है। सबसे ज्यादा रन का तो है ही। और आज उन्होंने हाफ सेंचुरी भी मार दिया। तो जिन्हें क्रिकेट का भगवान माना जाता है हिंदुस्तान में, दुनिया भर में, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। बहुत वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीर्घायु हो, हेल्दी रहें। वेल्थ की तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो है।
प्यार तो अब तो प्रतिष्ठा उनके सम्मान बेटे तो भी इतना आ गए। मिला। हाँ, उनके बेटे भी, उन्होंने भी अब पदार्पण कर लिया, अच्छे खेले वो भी। तो हमारी तरफ से, हमारे सारे दर्शकों की तरफ से उन्हें बहुत बहुत। और आपने अपनी ये वो पॉपुलर फोटो भी डाल दी है, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर। हाँ, वो जो 1994 में मुझे मौका की। मिला था हाँ। उनके साथ खेलने का एक बार, 1994 में। तो वो भी एक बड़ा, तब भी इतना क्रेज नहीं था, तब बढ़ रहा था, ऐसा इतना क्रेज नहीं था ना। उस समय जस्ट शुरू हुआ था उनका वो दौर शुरू हुआ था। 89 में उन्होंने शुरुआत की थी, 93 से 92 93 से वो पॉपुलर होना शुरू हुआ था। 94 में जब मैं उनके साथ खेला था तब वो बन चुके थे, उभरते हुए एक बड़े सितारे। लेकिन एक खास बात बताना चाहता हूँ, वैसे तो खैर सब लोग जानते हैं अब तो, उन्हें लोगों ने इतना देखा, मतलब जितना वो दिखते हैं फील्ड पर, मतलब कभी वो आक्रामक आपको नजर नहीं आएंगे। एक बार मुझे याद है उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगा था, जो कि बिल्कुल ही गलत ही था, झूठा था। फिर भी उनकी तरफ से कभी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया। लेकिन रियल लाइफ में जितने आपको स्क्रीन पर या ऐसे दिखते हैं कि वो विनम्र है, उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, उससे कहीं ज्यादा है। इतने डाउन टू अर्थ, सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, कहीं कोई ऐसा घमंड नहीं। ये कुछ वैसी क्वालिटीज हैं जो बड़े लोगों से हमें सीखने को मिलती है। तो एक बार फिर से हमारी तरफ से सचिन तेंदुलकर जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। आज भी मतलब लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं मैदान में किसी भी रूप में, तो सचिन तो सचिन है, वो तो ऐसा है। वो तो है। तो मतलब मेरे ख्याल से एक वो और उनके बाद धोनी, जो इन दोनों को जितना स्नेह प्रेम मिला है लोगों का, वो डिजर्व भी करते हैं। चलिए समापन सर, बिल्कुल समापन किया जाए। तो आई थिंक 11 बजे कुछ आप ही 11 बजे विशेष कार्यक्रम है, और ये है रिजल्ट सीजन के ऊपर। नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है और लोग जानना समझना चाहते हैं कि रिजल्ट को कैसे देखा जाए। तो हमने आपके लिए एक शो बनाया था, और शो ये है कि जिसमें हर एक सेक्टर के रिजल्ट में आपको क्या खास बातें देखनी है, नतीजों को कैसे पढ़ना है, किस आंकड़े की क्या अहमियत है, उस ताकि आप रिजल्ट का एनालिसिस खुद कर सकें। हमारी कोशिश यही रहती कि एक हम रेडीमेड एनालिसिस बनाकर आपको दें, उसके बजाय आप खुद सक्षम हो और एनालिसिस कर पाए। अब मुझे पता आप करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लगता बड़ा मुश्किल काम है। इस शो को देखने के बाद आप मुझे ट्वीट करके बताइएगा कि क्या वाकई में रिजल्ट का एनालिसिस करना है या रिजल्ट को समझना। चलो विश्लेषण बात की बात है, पहले समझे तो सही, क्या समझना इतना मुश्किल काम है? जी नहीं। आप देखिएगा, बताइएगा। इसलिए ये विशेष शो हम आपके लिए 11 बजे लेकर आ रहे हैं, रिजल्ट की पाठशाला। इस छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक में जाने से पहले दिल से धन्यवाद देना बहुत जरूरी है हमारे सभी महानुभावों का। कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब, मेहुल कोठारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। सेठी साहब, पालिया साहब और वागले साहब का भी दिल से धन्यवाद। आज हमारा जय की आज थोड़ी लंबी इनिंग्स भी हुई है। हाँ, जय सुबह 8 बजे संकट मोचक। हाँ, तो आज सुबह से जय बड़े थके थके लग रहे हैं इसी वजह से आप, है ना? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं अनिल जी। अच्छा, कल सुबह भी आ जाओ फिर 8 बजे, और भी बैठ सकता हूँ 1-2 घंटा। हाँ, जी बिल्कुल अनिल जी, यहाँ भी 1-2 घंटा बैठना तो बैठ जाओ, और सुबह भी आ जाऊंगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाकई में आपने लंबा समय दिया, और हमने वो कंटिजेंसी प्लान बनाई रखा था। मैंने कहा आधा घंटा कुछ आगे पीछे हो सकता है पहुंचने में, तो बड़े अच्छे से आपने मोर्चा संभाला है। धन्यवाद एक बार फिर से, आप सभी का शुक्रिया। शो का समापन करेंगे देश के प्रति सम्मान के साथ। आप सभी से निवेदन है, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।